Assalamualaikum to all of my students of class 9th. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ऑनलाइन सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। सो आई एम कंटिन्यूड, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से हमारा क्लास में वाइंड अप हुआ था। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 विच इज़ द सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेसिकली इसके बहुत सारे जो टॉपिक्स थे तो वो हम जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे इन आवर क्लास। सबसे पहले हम उसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूज, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन विच इज़ द डेरिवेटिव पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, gravitational constant g, it is also a derivative part, mass of earth, value of g decreases with altitude। हमने कहाँ तक लर्निंग ऑब्जेक्ट्स किए थे? वैसे तो बेसिकली हम लोग पहले ये कर चुके हैं, लेकिन मास ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी की हम दोबारा रिव्यू पे करेंगे। नाउ द डेरिवेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इज, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन आपके पास मौजूद है इन पेज नंबर 116 विच इज़ 116। द टॉपिक इज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। मीन्स क्या है? वैल्यू ऑफ जी विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। क्या डिक्रीज होती है? डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। हमारे जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेस होता रहता है, हमारी बॉडी ऊपर की तरफ मूव होती रहती है, वैसे वैसे क्या होता है? हमारा स्मॉल जी डिक्रीज होता रहता है। किस तरीके से वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। नाउ द डेफिनेशन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी इज द एक्सेलरेशन इम्पार्ट टू अ बॉडी बाय इट्स ओन वेट। एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू है? जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, विच इज़ कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। हमने कंसिडर करी बॉडी जिसका मास m है, ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे रखा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ अ बॉडी। मीन्स हमने क्या कहा? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी। किस चीज़ के बराबर है? जो दोनों की अट्रैक्शन है किस चीज़ के बराबर है? वेट ऑफ अ बॉडी के, जो हमने अर्थ की सरफेस पे रखी है जो बॉडी। ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से, जो कि हमारे पास क्या है? F इज इक्वल्स टू W। हमें पता है कि फोर्स को जब हम लोग वेट से डिफाइन करते हैं तो हम किस में डिफाइन करते हैं? उसको वेट में। वेट को हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? कैपिटल W से। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है? F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू कैपिटल G विच इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा आप स्मॉल g और कैपिटल G में फ़र्क रखिएगा, क्योंकि स्मॉल g की कुछ और वैल्यू है और कैपिटल G हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जबकि स्मॉल g हमें पता है कि क्या है? स्मॉल g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ जब हमें पता है कि फोर्स को जब हम एज अ वेट डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? W। और W किस चीज़ के बराबर होता है? mg। इसलिए मैंने जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसमें क्या लिखा है? mg इज इक्वल्स टू g m स्मॉल m विच इज़ द मास ऑफ अ बॉडी एंड कैपिटल M, और इसके बराबर में लिखा हुआ है नीचे छोटा e, जो कि किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? मास ऑफ अर्थ। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। हमें पता है कि स्मॉल g वहाँ पर है, स्मॉल m वहाँ पर भी है और अपने राइट हैंड साइड पर भी है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ m आर प्रेजेंट, सो कैंसिल आउट ईच अदर। सो g इज इक्वल्स टू gm स्मॉल m e ओवर r स्क्वायर। r इज द रेडियस विच इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द बॉडी। ओके, r स्क्वायर। सिंस g एंड m आर कांस्टेंट, आपको पता है कि कैपिटल G कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, जो हम पिछले लेक्चर में अपने ड्राइव कर चुके थे। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी G डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज द डिस्टेंस रेडियस R।
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हमने क्या मालूम करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कंसिडर किस चीज़ से करते हैं हम, स्मॉल जी से डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज द डिस्टेंस रेडियस आर। तो इन दोनों का क्या रिलेशन बना कि अगर मैंने कहा था कि अगर एक चीज़ ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ करती है तो उनका आपस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली। लेकिन जहाँ मैं एक चीज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँ और वहीं उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी चीज़ कम होनी शुरू हो जाती है तो उसका क्या रिलेशन बनता है, इन्वर्सली। सेम यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है कि अगर मैं जी को बढ़ाती हूँ तो मेरे पास रेडियस ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। अगर मैं आर को बढ़ाना शुरू करती हूँ तो मेरा किस चीज़ में डिक्रीज हो जाता है, जी में। तो इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन हुआ, इन्वर्सली। ओके, द स्मॉल जी एट एनी पॉइंट above the surface it will be vary inversely as the square of the distance from the point to its center। इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो जी है वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली, किससे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर। इस सेंटर से लेके वहाँ तक का फासला जो कि रेडियस आर है उसका स्क्वायर इन्वर्सली है, किस चीज़ से, स्मॉल जी से। दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी चीज़ कम हो रही है। ओके, अब यहाँ से क्या डिस्कस करना शुरू कर रहा है कि आयब जब मैं एक चीज़ वेरी कर रही हूँ या एक चीज़ बढ़ा रही हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी चीज़ कैसे कम हो रही है, ये हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले पार्ट्स में। जैसे कि इफ़ बॉडी इज़ मूव्ड अप टू एच, अगर मैंने एक बॉडी को किसी भी डिस्टेंस से एच से अप करवाना शुरू करा, मतलब मूव करवाना शुरू करा अपने ओरिजिनल पॉइंट से आगे की तरफ, तो क्या होगा, फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज, क्या बनेगा, किसका इजाफा हो जाएगा, उस हाइट का जो मैं बॉडी को मूव करवा रही हूँ। ठीक है, जी एच मेरी वो हाइट है जो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। एच क्या है मेरे पास, वो हाइट जो मैं अर्थ की सरफेस से अपनी बॉडी को मूव अप करवा रही हूँ, ये वो हाइट है। आर मेरे पास तो सिंपल वही है जो मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके मास तक का फासला, कैपिटल आर। लेकिन एच मेरे पास क्या है, जब मैं उसको और मूव अप करवा रही हूँ जिससे उसकी हाइट बढ़ रही है, वो कौन सा है, एच। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, 7.6 मेरे पास किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, कुछ इस किस्म की इक्वेशन में, जो क्या डिफाइन कर रही है, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कौन सा फैक्टर इसमें बढ़ गया, स्मॉल एच, जो कि वो हाइट है जो मेरी अर्थ ऑफ द सरफेस से मेरी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, नाउ डिवाइड इक्वेशन 7.7 बाय 7.6 वी गेट, अगर मुझे इन दोनों का रेशो मालूम करना है कि जो मेरी अर्थ की सरफेस पे थी और जो मेरी बाद में हुई है हाइट, तो मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँगी, इन दोनों का रेशो मालूम करूँगी क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों का रेशो लूँगी। रेशो लेने के लिए मैंने क्या किया, जी एच ओवर जी करा, मतलब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। कौन कौन सी, 7.7 वो इक्वेशन जिसमें मेरी हाइट इंक्लूड हो गई है और वो इक्वेशन जिसमें मेरी हाइट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, दोनों को डिवाइड के पोर्शन में लेकर आई मैं, क्या करा मैंने, जी एच डिवाइडेड बाय स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वो वाली टर्म है जो मेरी 7.7 की है। डिवाइड की साइन है बीच में, ये प्लस नहीं है बल्कि क्या है, डिवाइड कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये वो वाली इक्वेशन है जो मेरी, जब मैंने हाइट को इंक्रीज नहीं किया था, जब मेरा मास अर्थ की सरफेस पे था। ओके, इक्वेशन समझ में आ गई, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जी एच ओवर जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई ओवर आर प्लस स्मॉल एच होल स्क्वायर, विच इज़ द इक्वेशन जब मैंने हाइट उसको दी अपनी बॉडी को। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जब मेरी बॉडी अर्थ की सरफेस पर है।
दोनों को डिवाइड की साइन हटाने के लिए जब मैं इसको मल्टीप्लायर में लाऊंगी तो मुझे पता है मैं अपनी इक्वेशन को चेंज कर दूंगी। मीन्स जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन लाने के लिए जी एच ओवर जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई। अब यहाँ पे ये वाला जो साइन फैक्टर है और ये वाला फैक्टर दोनों बराबर हैं, इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो मेरे पास आखिर में इक्वेशन बचेगी वो क्या है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट इक्वेशन जो लाइन दे रखी है ना, ये जो लाइन थी जो मैंने चेंज किया था अपना, जब मैं दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आऊँगी तो मेरे पास ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1 ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको वापस से लेकर आऊँगी तो मेरे पास ये क्या इक्वेशन बनेगी, आर प्लस एच ओवर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर प्लस का 2RH प्लस एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर के साथ भी होगा, ये दूसरी टर्म के साथ भी होगा और ये इस टर्म के साथ भी होगा। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में 1 प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस के बाद 2H ओवर आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। जो सेकंड टर्म बचेगी हमारे पास क्या बचेगी, 2H ओवर आर प्लस का H स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एज इट इज़। अब जो डेरिवेटिव पार्ट होता है तो उसमें हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म होती हैं, मतलब हायर ऑर्डर टर्म मीन्स अगर हमारे पास पावर 1 से ज़्यादा होती है, जैसे स्क्वायर में आ रही है या क्यूब में आ रही है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो बहुत ही छोटी निकलती हैं, उसको नेग्लिजिबली स्मॉल लिया जाता है, इस वजह से उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। बाकी जो लो ऑर्डर टर्म होती हैं उनको उनके ऊपर वर्क किया जाता है। तो आगे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है हायर ऑर्डर टर्म मीन्स मैंने जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसको निगलेक्ट करते हुए अपनी सिर्फ किस पर आई मैं, जो मेरे पास पावर 1 वाली थी, जैसे स्क्वायर वाली जो टर्म्स मैंने उनको निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो मेरी इक्वेशन बनी वो किस किस्म की बनी, GH ओवर G इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस 2H ओवर R। हमारे पास कौन से टर्म बची, ये वाली। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर साइन होती है वो है +1। जब मैं इसको इन्वर्स करूँगी तो क्या हो जाएगी, -1। और अगर मैं इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये जो प्लस वाली ऑर्डर टर्म थी ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। ओके, ये जो माइनस वाली ऑर्डर टर्म थी अगर मैं इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2H ओवर R। स्मॉल जी कैसे आया है, यहाँ पे हमने क्या निकालनी थी, डिक्रीजेस हाइट वाली निकालनी थी ग्रेविटेशन कि जिस पे मेरा किस पे इफेक्ट पड़ रहा था, हाइट पे। मुझे क्या चेक करना था कि अगर मेरा हाइट मेरे जी के ऊपर इफेक्ट करता है तो उसका रिलेशन क्या बनता है। तो मैंने GH वाली वैल्यू एक तरफ रखी और जो नीचे जो सिंपल जी था उसको दूसरी साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मेरी इक्वेशन 7.8 बनी। ओके, क्या बनी 7.8 मेरे पास इक्वेशन, GH इज इक्वल्स टू G1 माइनस का 2H ओवर R विच इज़ द डिपेंड अपॉन द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ बॉडी। नीचे क्या इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शोज दैट द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ H मीन्स अगर मेरे पास हाइट बढ़ती है द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ GH। मेरे पास क्या चीज़ कम हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ GH और वैल्यू ऑफ G। तो मीन्स हमारे पास क्या रिलेशन बना कि जैसे GH द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज विद एन एल्टीट्यूड द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी द इंक्रीजेज। ओके, ये हमारे पास किस तरीके से आई इक्वेशन, ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली इक्वेशन कि अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू ऑफ H है तो हमारे पास क्या स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल g। तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट्स थे वो हमारे क्या थे, जो हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 7 में, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन,
इसमें क्या चीज़ हमने डिस्कस करी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने डिफाइन किया था इन आवर क्लास। ये इसकी डेफिनेशन थी, इसकी फिगर ये बनी हुई है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी रिस्पेक्ट से हमने क्या निकाला था, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला था। दिस इज ऑन द पेज नंबर 110 विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर था, AC = V²/R, which is already discussed in our classroom. This is the another derivation of centripetal force, which is the Newton's second law of motion. Now, this is the explanation of centripetal force, which is the example of 7.2, page number 111, which is 111. Next topic is centrifugal force. This is the explanation of centrifugal force, page number 112. Next topic is, which is the derivative part of law of universal gravitation, in page number 113. First of all, the statement of the law of universal gravitation. Second paragraph is considered as the explanation. Figure number 7.8. This is the derivative part, which is the directly proportional to those masses and inversely proportional to the radius between them. Okay, this is the complete derivation of the law of universal gravitational constant. Okay, now another discuss of this chapter, the unit is mass of an earth. Complete derivative part हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मास ऑफ एन अर्थ। इसके बाद हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ जी निकाली, जो कि डिक्रीजेस करती है विद एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स आपकी हाइट। इसको हमने अभी पूरा डिस्कस किया, इसकी डेरिवेशन करी, इसकी फिगर को डिस्कस किया और पूरी डेरिवेशन आपको बताई। ये थे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और डेफिनेशन प्लस डेरिवेशंस। सारी डिस्कशन हो चुकी थी क्लास में, सारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। जितना भी काम था ये सारा का सारा हमारे कॉपी वर्क में हो चुका था। अब जो अगली हमारा इंशाल्लाह जो भी हमारे पास आएगी, जो लेक्चर होगा, उसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को और MCQs को। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, हम लोग अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और MCQs को। सो अल्लाह हाफिज़।